नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में तो अभी देरी है और अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अभी ये कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी अगले टर्म में भी प्रधानमंत्री रहेंगे या उनकी जगह पर भाजपा किसी नए लोगों को नॉमिनेट करेगी एज ए प्राइम मिनिस्टर। अभी इसमें देरी है, लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है कि बीजेपी के अगर प्रधानमंत्री मोदी अपना पद छोड़ते हैं तो उनकी जगह पर कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ये एक राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय है, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर हम पीछे की दौर अगर देखें तो जब श्रीमती गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी तो उस समय भी ये चर्चाएं शुरू हुई थी कि अब इंदिरा गांधी के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस ने फिर से उनकी हत्या के बाद आनन फानन में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था और वो परिवारवाद का उसके ऊपर एक आरोप लगा था। अब यही सवाल आज है कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस उस समय टूट गई थी, तो क्या बीजेपी के साथ भी ऐसा नौबत आएगा? क्योंकि कई दावेदार हैं, अभी तो कोई घोषित दावेदार नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि एक कई लॉबी में बढ़ चुका है बीजेपी। एक लॉबी जो उत्तर प्रदेश की है, जो योगी आदित्यनाथ को आगे करना चाहती है। दूसरा लॉबी जो है महाराष्ट्र की है, जो नितिन गडकरी को आगे करना चाहती है। और गुजरात लॉबी में अमित शाह हैं। ये कौन इसमें प्रधानमंत्री के दावेदार होगा, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी अभी इस बारे में सोच रही भी होगी, तो ये बातें अभी डिस्क्लोज नहीं हुई हैं। लेकिन इतना तो तय है कि मोदी के बाद पार्टी के अंदर खींचातानी होने की संभावना पूरी की पूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री के लिए दावेदार माना जा रहा है। और नितिन गडकरी जो अपने क्षेत्र में अच्छा खासा काम किए हैं, सड़क में भी बहुत अच्छा काम किए हैं, और जो भी मंत्रालय उनको मिला है उसमें उन्होंने अपना बखूबी योगदान दिया है और बहुत अच्छी तरह से भी काम करते हैं। उनको एक लिबरल माना जाता है, भारत की राजनीति में एक उदारवादी नेता के रूप में माना जाता है। उन्हें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं रहता है, वो जो भी बोलते हैं निष्पक्ष बोल देते हैं, मुंह पे बोलते हैं और साफ साफ बोलते हैं। दूसरी बात, अगर आदित्यनाथ से उनकी तुलना किया जाए तो आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदूवादी नेता हैं और उन्हें मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश किया जाता है। और उनके कई ऐसे कारनामे हैं जिससे जो उनके ऊपर मुस्लिम समाज के लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि वो कट्टर हिंदूवादी हैं और जो भी फैसला लेते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने जो भी फैसला लिया वो न्याय संगत लिया, और जिनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की वो कहीं ना कहीं कानून के निगाह में दोषी थे और उनका अपना काम करने का तरीका है। खैर, वो उस पर नहीं हम लाते हैं। हम ये बात करना चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होगा जो नेक्स्ट लोकसभा का चुनाव होगा। तो और एक नाम और भी है, वो है अमित शाह। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, गुजरात से आते हैं और एक राजनीतिक रणनीति बनाने वाले, उनको चाणक्य का भी उपाधि दिया गया है। तो वो भी प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हो सकते हैं। हालांकि वो अभी इस बारे में कोई बीजेपी के लोग अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि मोदी नहीं तो कौन, ये एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। और कांग्रेस जिस तरह अपना एक आक्रामक रवैया अपनाई है, कांग्रेस ने अपने रणनीति में चेंजिंग किया है, रणनीति में बदलाव किया है, और उसने रणनीति में ये बदलाव किया है कि वो अब सत्ता की दावेदारी नहीं करेगी, जबकि अब वो दूसरे पोजीशन के लिए अब फाइट करने वाली है। और इसके लिए वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राजद के खिलाफ आक्रामक हो सकती है। और कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक है, खासतौर पे दिल्ली चुनाव में। और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव की दावेदारी को अब चुनौती दे सकती है कांग्रेस। हो सकता है कि कोई अपने उम्मीदवार को ही वो मुख्यमंत्री के लिए दावेदार घोषित कर दे। कुल मिलाकर ये लगता है कि कांग्रेस भी आज आक्रामक है। और अभी हाल फिलहाल में एक राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट वायरल है कि वो स्टेट को लेकर कुछ उन्होंने बोला है। हालांकि उन्होंने स्टेट के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला। उनका न्यूज़ में मीडिया अलग अलग तरीके से अलग अलग समीक्षा कर रही है उनकी। देखिए, एक चीज़ है, स्टेट की बात जहाँ तक किया जाए, स्टेट की एजेंसियाँ तो ज़रूर सरकार जो सत्ता में होता उनकी फेवर करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव के ठीक समय, अगर चुनाव बहुत नज़दीक आ जाता है, 1 महीने का
जो समय रहता है आचार संहिता लागू होने के लिए, तो उसी समय पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफ़र होने लगता है, डीएम का ट्रांसफ़र होने लगता है, अपने मनपसंद एरिया पर अपने मनपसंद डीएम को तैयार किया जाता है, अपने मनपसंद पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर स्टेट एजेंसियां इतनी निष्पक्ष हैं तो चुनाव के समय ही बदलाव और ट्रांसफ़र की बातें क्यों होती है? ये बात क्वेश्चन है। ये राहुल गांधी के बातों को भले पॉलिटिकली उसको अदरवाइज लिया जाए और आप राजनीति कर सकते हैं, करने चाहिए, लेकिन उसमें उस बातों को सोचना चाहिए कि चुनाव के ठीक पहले ही अपने मनपसंद पुलिस अधिकारी और डीएम को अपने मनपसंद एरिया में शिफ्ट क्यों किया जाता है, क्यों ट्रांसफ़र किया जाता है आनन फानन में? वो भी आचार संहिता लगने के 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात ऐसा किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर एजेंसियां तो इंटरफेयर करती ही हैं, ये कोई दो राय नहीं है। एजेंसियां को हम आदर्शवादी इतने भी नहीं है कि हमारी एजेंसियां भी इतनी आदर्शवादी हैं, क्योंकि हमारे ही बीच से वो लोग बने गए हैं, पुलिस में भी और डीएम में एसपी जो भी बनते हैं वो लोग समाज के ही लोग हैं और समाज का प्रभाव उनके ऊपर रहता है। उनमें जातीयता भी है, उनमें धार्मिकता भी है और क्योंकि वो समाज से अलग नहीं है। ये बात राहुल गांधी ने इसी पे इशारा किया था कि हमें लड़ाई, खैर उस पर हम नहीं आते हैं, हम कांग्रेस की बात करते हैं। अगर हम तुलना करें कांग्रेस की 1985 के समय जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री आनंद फानन में बनाया गया था, उसके पहले जो इंदिरा गांधी का अपना प्रभाव था, इंदिरा गांधी एक जबरदस्त लीडर थी और आज अगर तुलना किया जाए उनकी लोकप्रियता तो लगभग नरेंद्र मोदी की तरह ही उस समय थी। तो जब इंदिरा गांधी तो अचानक में उनके हत्या हुई थी और राजीव गांधी को अचानक में ही प्रधानमंत्री बनना पड़ा था ये, लेकिन उसके बाद राजीव गांधी के बाद जो खींचातानी हुई कांग्रेस कई भागों में टूटी। शरद पवार अलग हुए, बीपी सिंह अलग हुए, कई लोग बड़े बड़े नेता उस कांग्रेस से अलग होकर अपना अलग पार्टियां बनाई और उसके बाद ममता बनर्जी भी अलग हुई और अपना तृणमूल कांग्रेस बना ली, यानी कांग्रेस के बड़े बड़े घटक अलग हो गए। तो क्या बीजेपी में भी ऐसा हो सकता है? क्या बीजेपी अगर अपने प्रधानमंत्री के सेकंड पोजीशन में अगर की जो नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करे, उसकी जगह पर अगर कोई दूसरे प्रधानमंत्री के कोई दावेदार अगर नहीं आते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी की पार्टी भी टूट जाए? क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो सभी लीडर का होती है। जरा भी अगर हवा इधर उधर कहीं कम या ज़्यादा नजर आए, नेता उधर की तरफ पलटी मारते हैं। ये कोई दो राय नहीं। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, ये सब जो होते हैं वो आम आदमी के लिए होते हैं, पॉलिटिशियनों के लिए कोई आदर्शवाद नहीं होता है। ये आप और हम सभी जानते हैं। उन्होंने जिधर देखा खीर उधर गए फिर, ये वाली भोजपुरी में कहावत है, तो ऐसा ही है। उनके लिए कोई आदर्श और कोई पार्टी उनके लिए मायने नहीं रखती है। वो जब चाहे अपनी नई पार्टी बना लेते हैं। वो गाना भी था ना, जब चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, तो वही वाली बात है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सारे नेता आदर्शवादी हैं, महत्वाकांक्षा उनके अंदर नहीं है, सबके अंदर महत्वाकांक्षा होती है। तो अगर इसकी तैयारी बीजेपी, पहली बात तो ये बता दूं कि अभी क्लियर नहीं है कि नरेंद्र मोदी नेक्स्ट टर्म नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी बोले कि हम अगला टर्म भी लड़ना है, मतलब 2029 में जो चुनाव होगी हम ही प्रधानमंत्री के रूप में लड़ेंगे। हो सकता है बीजेपी उन्हीं को नॉमिनेट कर आगे बढ़ा दे, ये तो समय की बात है। लेकिन जो बीजेपी में आज स्थिति हो गई है, शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर एक कटाक्ष बीजेपी में बोला करते थे कि 2 मैन आर्मी 1 मैन शो, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर ये उन्होंने कटाक्ष करते हैं कि बीजेपी में सिर्फ दो ही लीडर्स की बात सुनी जाती है, एक अमित शाह और दूसरा नरेंद्र मोदी। तो ये बात तो तय है कि आने वाले समय में जितने लोग अभी अपनी मुंह बंद करके रह बैठे हुए हैं, अभी बीजेपी की लोकप्रियता बहुत हावी है इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाए बैठे हुए हैं, लेकिन जिन्हें उन्हें मौका मिलेगा, जहां से ही जनाधार में कमी आएगी, ये लोग अपनी दुनिया बनाना शुरू कर देंगे और बीजेपी पर हावी हो जाएंगे। और अगर नौबत भी आ सकती है कि पार्टी टूट भी जाए, तो ये ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। बहुत दिनों से हम लोग देखे हैं, पुरानी अगर इतिहास देखा जाए भारत की राजनीति का, तो ऐसा हुआ है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस एक तरफ आक्रामक होते जा रही है, कांग्रेस अपने फिर से पुराने रुतबे को पाना चाहती है, उसके लिए वो राज्य के संगठन में बदलाव करने जा रही है। अपने जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके प्रति भी वो आक्रामक होना चाहती है और उन्हें रिप्लेस करने के लिए वो नई नई योजनाएं बना रही है। और बीजेपी में कोई दूसरा लीडर्स नहीं है, क्योंकि पिछले 10-12 साल 15 सालों में देखा जाए तो सिर्फ 2-3 लीडर्स ही टॉप में दिखाई देते हैं, बाकी और कोई क्षेत्रीय
और कोई लीडर्स दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी में कौन बनेगा। संघ को भी अक्सर ये लोगों ने इशारों इशारों में हिंट दे दिया कि संघ का भी हमारे कोई ज़रूरत नहीं है। नड्डा ने बोला भी था, जेपी नड्डा ने, कि संघ की हमें उतना ज़रूरत नहीं है। बाद में संघ से नाराज़गी भी अपना जाहिर किया था। खैर, आने वाले समय में ये बताएगा कि बीजेपी का नेक्स्ट पीएम दावेदार कौन होगा, या नरेंद्र मोदी ही रहेंगे या कोई नया चेहरा आएगा, ये तो समय की बात है। तो आज हमने अपनी थोड़ी सी अपनी राय दी। हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका सहयोग ज़रूरी है। थोड़ा सा एक बटन दबाना है, आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आज के अंक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।